हेलो स्टूडेंट्स, आज लेक्चर नंबर 92 में ऊष्मा संचरण की हम बात करेंगे। इसमें ऊष्मा संचरण में सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ऊष्मा संचरण का कारण क्या है। तो जब भी दो वस्तुओं के बीच में अगर तापमान में अंतर होता है, किसी जगह मान लो तापमान एक जगह T1 और किसी दूसरी जगह तापमान है अगर T2, और इनको अगर हम किसी भी तरह से एक से दूसरे को अगर कनेक्ट कर दें, जोड़ दें, तो उसमें क्या होगा, उच्च तापमान से निम्न तापमान की तरफ ऊष्मा का संचरण होगा। ठीक है। अब यहाँ पे ये जो ऊष्मा का संचरण है उच्च ताप से निम्न ताप की तरफ, ये किस किस तरह से हो सकता है और उसमें संचरण की दर क्या क्या होगी, ये हम इसके अंदर देख रहे होंगे, इस चैप्टर के अंदर पढ़ रहे होंगे। तो ऊष्मा संचरण का कारण तो होता है तापमान में अंतर। अब उस तापमान में अंतर के कारण ऊष्मा संचरण के अलग अलग प्रकार है। सबसे पहला है चालन। कंडक्शन बोल सकते हैं। दूसरा है संवहन, कन्वेक्शन। तीसरा है विकिरणन, रेडिएशन। तो ऊष्मा संचरण के हम तीन प्रकार बोल रहे हैं, चालन, संवहन और विकिरण। सबसे पहले चालन के बारे में बात करते हैं। चालन है क्या, किस वजह से हो रहा है? तो चालन हम बोल सकते हैं एक तरह से जब दो वस्तुओं के बीच में कोई भी ठोस, द्रव, यहाँ तक कि गैस के अंदर भी चालन होता है, इस तरह का कोई माध्यम हो और कणों का केवल कंपन हो रहा हो। तो कणों के कंपन के द्वारा अगर ऊष्मा का संचरण हो रहा है तो उसको हम चालन बोल रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए लेते हैं कि एक तरफ तापमान T1 है, T2 है, एक छड़ से जोड़ दिया इनको दोनों को। अब होगा क्या कि मान लो ये तापमान उच्च है, T1 जो है वो ज्यादा है T2 से, तो यहाँ पर जो कण है वो कंपन करेंगे और कंपन के द्वारा यहाँ से ऊष्मा अगली तरफ भेजेंगे, वो कंपन करके ऊष्मा अगले को। तो यहाँ पर ऊष्मा का संचरण एक से दूसरे की तरफ जो पहुंचेगा वो कणों के कंपन के द्वारा पहुंचेगा, और ये जो कणों के कंपन द्वारा ऊष्मा का संचरण हो रहा है इसको अपन बोल रहे हैं चालन। ठीक है। अब चालन के लिए पहले तो माध्यम कौन कौन सा हो सकता है? तो माध्यम हो सकता है ठोस, द्रव या गैस। लेकिन सबसे ज्यादा चालन हमें दिखता है ठोस के अंदर, क्योंकि ठोस के अंदर कण केवल कंपन कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह गति नहीं करेंगे। ठोस के अंदर ही आपस में, द्रव के अंदर गति कर सकते हैं, गैस के अंदर कम गति कर सकते हैं। तो इनमें थोड़ा कम चालन दिखाई देता है, इसमें चालन थोड़ा ज्यादा दिखाई देगा। तो चालन होता तो तीनों में ही है, लेकिन ज्यादा हमें दिखता है ठोस के अंदर। फिर दूसरा किस प्रकार होता है? तो माध्यम के कण के कंपन द्वारा। तो माध्यम के कण के कणों के कंपन द्वारा हम बोलते हैं कि ये होगा इसमें। ठीक है। अगला तापमान में अंतर, इसके लिए जरूरत है, तापमान में अंतर होगा तो ही होगा। तो तापमान में अगर अंतर होगा तो एक से दूसरे के अंदर ऊष्मा जाएगी। अगर तापमान में अंतर नहीं है तो ये नहीं है कि माध्यम के कण कंपन नहीं करेंगे, कंपन करेंगे, लेकिन एक से दूसरे की तरफ कुल जो ऊष्मा भेजी होगी वो कुछ नहीं भेजी, कुल मिलाकर 0 ऊष्मा भेजी होगी। तो तापमान में अंतर आवश्यक है, तापमान में अंतर होगा तो ऊष्मा का संचरण होगा। तो माध्यम के कण अगर कंपन करते हैं तो उसमें जो ऊष्मा का संचरण है उसको अपन चालन बोल रहे हैं। दूसरा देखते हैं संवहन, कन्वेक्शन। कन्वेक्शन के अंदर क्या होगा कि माध्यम के कण कंपन नहीं करेंगे, वो खुद गति करते हुए जाएंगे। तो माध्यम के कण ही गति कर जाएंगे इसके अंदर, संवहन के अंदर। एग्जाम्पल, जैसे मान लो अपन पानी गर्म करते हैं, यहां से स्टोव से, गैस से किसी तरह से गर्म करना चालू किया, ये गर्म होगा तो ये नीचे वाला हिस्सा गर्म होगा, पात्र का। पानी भरा हुआ है इसके अंदर, तो पात्र का नीचे वाला हिस्सा पानी को, इस वाले पानी को ही केवल गर्म करेगा, नीचे वाले को। यहां तक ऊष्मा अपने आप तो जाएगी नहीं, तो वो इस वाले हिस्से को गर्म किया।
और जैसे ही ये पानी गर्म हुआ, ये गर्म होते ही फैला, प्रसार हुआ, क्योंकि तापमान बढ़ेगा तो प्रसार होगा इसका आयतन का। तो यहाँ वाली गैस फैलने लगेगी, इसका घनत्व कम हुआ, ऊपर वाली थोड़ी ठंडी है, उसका घनत्व थोड़ा ज्यादा है, उसकी वजह से यहाँ वाली गैस ऊपर की ओर निकली, सॉरी यहाँ वाला द्रव जो है वो ऊपर की ओर गया पानी, और ऊपर वाला जो पानी है वो नीचे की ओर आ गया। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, माध्यम पूरा का पूरा ऊष्मा लेके चला गया, दूसरा माध्यम नीचे आ गया, तो माध्यम ही पूरा गति कर रहा है। तो माध्यम गति करता है अगर किसी भी ऊष्मा संचरण में, तो उसको हम बोलते हैं संवहन। तो इसमें माध्यम गति करता है। तो पहले पॉइंट क्या, किस किस के अंदर संभव है, माध्यम कौन कौन से संभव है। तो माध्यम ठोस के अंदर हो सकता है क्या, कण गति करेंगे नहीं, तो ठोस के अंदर नहीं होगा। द्रव के अंदर गति कर सकते हैं, करेंगे। गैस के अंदर भी कण गति करते हैं, तो गैस के अंदर भी यही होता है, क्योंकि मान लो कहीं पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो धरातल जो होगा, पृथ्वी, जमीन, मिट्टी जो है वो सबसे पहले गर्म होगी। अब मिट्टी गर्म हुई तो उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ वाली जो हवा है वो भी गर्म होगी। यहाँ वाली हवा गर्म हुई, वही एक्सपेंड हुई, डेंसिटी कम हो गई, इसकी घनत्व कम हो गया, तो ये वाली हवा ऊपर की ओर जाने लगेगी, और ऊपर वाली जो हवा है वो नीचे की ओर आने लगेगी। इसलिए कई जगह देखा होगा, जैसे रोड पे गर्मियों के दिनों में क्या दिखता है कि रोड पे जो हवा है वो ऊपर की ओर बहती हुई जा रही होती है, इस तरह से लग रही होती है, बहुत हल्का सा दिखता है, लेकिन इस तरह से कि हवा जो है, गर्म भाप जो है वो ऊपर की ओर उड़ती हुई जा रही है, और ये जो वाली जो हवा है ये नीचे की ओर आती जाएगी। तो गैसों के अंदर होता है, द्रव होगा, गैस होगा। दूसरा किस तरह से जाएगा, माध्यम की गति के द्वारा, माध्यम ही पूरा गति कर जाएगा इसके अंदर। तीसरा तापमान में अंतर, हाँ इसके लिए भी आवश्यक है। तापमान में अंतर आवश्यक है, तापमान में अंतर है तभी तो ये हुआ कि यहाँ वाली हवा जो है वो ऊपर उठती गई, क्योंकि यहाँ वाले का तापमान ज्यादा है, ऊपर वाले का कम था, तो ये ऊपर गई, ऊपर वाली नीचे। यहाँ पे भी वही था कि यहाँ वाला पानी ज्यादा गर्म है, ऊपर वाला कम है, तो ये ऊपर उठ गया और ऊपर वाला नीचे आ गया। तो तापमान में अंतर होगा तो ही संवहन होगा, बिना तापमान में अंतर के संवहन नहीं होगा। ये नहीं कि माध्यम गति नहीं करेगा, माध्यम गति करेगा, लेकिन कुल मिला के ऊष्मा एक जगह से दूसरी जगह नहीं भेजी, है ना। तो ये था संवहन। अगला रेडिएशन या विकिरण। रेडिएशन या विकिरण होता है, कोई भी गर्म वस्तु है अगर जिसका कुछ तापमान है, तो इससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमेशा बाहर निकलती रहती है, लगातार निकलती रहेगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कोई भी गर्म वस्तु हो या किसी भी वस्तु का तापमान अगर है, तो उस वस्तु से लगातार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बाहर निकलेगी। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये हर तरह की होगी, और यही ऊर्जा लेके बाहर की तरफ जा रही होगी। तो ऊष्मा का संचरण यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में हो रहा है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को गति करने के लिए कोई माध्यम चाहिए क्या? माध्यम की वजह से फर्क तो पड़ता है इन पे, लेकिन माध्यम की जरूरत नहीं है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए माध्यम की जरूरत नहीं है, वैक्यूम में भी ट्रेवल करेगी, निर्वात में भी ट्रेवल करेगी, इसलिए यहां पे माध्यम नहीं चाहिए। आवश्यक इसलिए नहीं है, मतलब इनके लिए जरूरत नहीं है, लेकिन आवश्यक इसलिए नहीं है, ये इसलिए लिखा है क्योंकि द्रव के अंदर भी गति कर सकती है, गैस के अंदर भी, ठोस के अंदर भी, लेकिन उनकी जरूरत नहीं है। माध्यम की इसको जरूरत नहीं है, माध्यम की वजह से फर्क जरूर पड़ जाएगा, लेकिन माध्यम की जरूरत नहीं है इसको। अगला किस तरह से जाएंगी, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में। तो इसका संचरण होता है विद्युत चुंबकीय तरंगों द्वारा। कौन सी रेंज वाली, तो हर तरह की रेंज। हर तरह की रेंज मतलब कम से कम तरंग दैर्ध्य से लेकर अधिक से अधिक, जितनी भी हम बोलते हैं, मतलब जैसे अधिकतम तरंग दैर्ध्य रेडियो की बोल सकते हैं, तो रेडियो से लेकर गामा रेज तक हर तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलती है। अब सबकी अलग अलग रेंज होती है, कुछ ज्यादा होती है, कुछ कम होती है, कुछ दिखाई देने वाली होती है, कुछ दिखाई नहीं दे रही होती है, लेकिन हर तरह की रेडिएशन इससे निकल रही होती है। ठीक है। अब सेकंड के बाद थर्ड,
तापमान में अंतर, तो इसमें तापमान में अंतर की जरूरत नहीं है। कोई भी वस्तु है अगर उसका तापमान है तो इससे रेडिएशन होगा, इससे भी रेडिएशन हो रहा है, तो रेडिएशन हर वस्तु से होगा। बस अगर वस्तु का तापमान 0 केल्विन है तो नहीं होगा। 0 केल्विन एब्सोल्यूट 0 है अगर, तब रेडिएशन नहीं होता, वरना अगर 1 केल्विन भी है, 1 केल्विन मतलब कितना हो गया -272 डिग्री सेल्सियस, तो भी रेडिएशन होगा। तो वस्तु का अगर तापमान है कुछ भी 0 केल्विन के अलावा तो रेडिएशन होगा। तो तापमान में अंतर की जरूरत नहीं है, केवल तापमान की जरूरत है। तो 0 केल्विन के अतिरिक्त प्रत्येक तापमान पर विकिरणन होता है। कि अगर वस्तु का तापमान 0 केल्विन है तब तो ऊर्जा ही नहीं है उसके पास किसी भी तरह की, तो रेडिएशन नहीं होगा। लेकिन उसके अलावा अगर कोई भी तापमान है तो रेडिएशन होगा। मतलब अगर बोले कि बर्फ है 0 डिग्री सेल्सियस पे, बर्फ है 0 डिग्री सेल्सियस पर, तो इससे रेडिएशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? होगा। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर हाँ रेडिएशन होता है, दिखता भी है, वो भाप से उड़ती हुई दिखती है, तो वो भाप की बात नहीं कर रहे, रेडिएशन की बात कर रहे। ऐसा नहीं कि 0 डिग्री पे भाप उड़ती हुई हमको दिख रही है तो वो भाप रेडिएशन है, वो अलग चीज है, वो तो वेपर है। पानी को उसने बर्फ में से कुछ पानी को वाष्प में कन्वर्ट कर रखा है, वाष्प में कन्वर्ट हुआ, वो निकल गया, ठीक है ना। तो वो अलग चीज है, हम बात कर रहे हैं रेडिएशन की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, पार्टिकल नहीं, फोटोन बोल सकते हैं। तो यहां पर हर तरह से रेडिएशन हो रहा होगा। अब बोलोगे कि अगर हर तरह का रेडिएशन है तो वो रेडिएशन दिखना भी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि विजिबल भी तो आएगा इसकी रेंज के अंदर। तो हर तरह का रेडिएशन है 0 से मैक्सिमम तक, विजिबल भी है। लेकिन हमें क्या है कि कोई भी चीज विजिबल होने के लिए, दिखने के लिए एक निश्चित इंटेंसिटी या निश्चित तीव्रता उसकी होनी जरूरी है कि एक निश्चित ऊर्जा आएगी वहां से तो दिख रहा होगा, हर तरह की ऊर्जा पे नहीं दिखेगा। ऐसा नहीं कि बहुत कम इंटेंसिटी और अपन को दिख रहा है। तो अगर बिल्कुल अंधेरा हो और फिर इसको अगर अंधेरे में रखा हुआ है तो इससे रेडिएशन निकल रहा है, लेकिन अपन को रेडिएशन वो दिखेगा नहीं, क्योंकि हमारी दिखने वाली जो रेंज है उसकी इंटेंसिटी जितनी होनी चाहिए उतनी इंटेंसिटी नहीं है, उतनी ऊर्जा नहीं निकाल रही, ठीक है ना। तो इसलिए हर चीज से रेडिएशन होगा। अब ये जो अभी कलर दिख रहा है ये रेडिएशन की वजह से नहीं दिख रहा है इसका। अभी बोलोगे कि व्हाइट कलर दिख रहा है, ब्लैक कलर दिख रहा है, तो ये रेडिएशन की वजह से दिख रहा है, ये रिफ्लेक्शन की वजह से दिख रहा है, परावर्तन की वजह से दिख रहा है। तो ये जो कलर है ये परावर्तन की वजह से है, ये रेडिएशन की वजह से नहीं है। फिर रेडिएशन की वजह से कौन सा कलर हुआ? तो रेडिएशन की वजह से जैसे बल्ब हुआ, ट्यूबलाइट हुई, सन हुआ, तो ये सब जो दिख रहे हैं वो रेडिएशन की वजह से दिख रहे हैं। सन हुआ रेडिएशन है, बल्ब है, बल्ब जो दिख रहा है वो भी रेडिएशन की वजह से दिख रहा है। तो इनसे भी रेडिएशन हो रहा है। रेडिएशन होने का कारण क्या है? इनका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो रहा है तो इनसे रेडिएशन हो रहा है, और रेडिएशन हो रहा है, वो रेडिएशन दिखने वाली रेंज वाला रेडिएशन ज्यादा है, इसलिए अपन को दिख रहा है उसके अंदर से। तो हर बॉडी से रेडिएशन होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बॉडी का रेडिएशन हमें दिखाई दे। अब जैसे एग्जांपल के लिए हम एक रॉड लें, लोहे की रॉड ले ली और फिर उसको देख रहे हैं, गर्म करना चाह रहे हैं। अब लोहे की रॉड नॉर्मल जो कलर रहेगा वो थोड़ा मतलब गहरा भूरा सा कलर इस तरह का कुछ है इसका, या मान लो पेंट किया हुआ है, काला कलर कर रखा है इस पर, बिल्कुल ही ऐसा मान लो। अब इसको हमने गर्म करना चालू कर दिया, धीरे धीरे कोयले पे या किसी तरह से इसको गर्म कर रहे हैं, अंधेरा है बिल्कुल ऐसा मान लो, बस ये जो हीट है वो दिख रही है, रॉड का जो कलर है वो उतना ज्यादा नहीं दिख रहा, रिफ्लेक्शन परावर्तन की वजह से जो दिख रहा है वो हल्का हल्का कुछ दिख रहा है। गर्म करना चालू किया, अब गर्म होगा तो धीरे धीरे ये वाला जो हिस्सा है ये लाल दिखने लगेगा, धीरे धीरे जैसे जैसे गर्म करते जाएंगे इसका तापमान बढ़ता जाएगा, ये धीरे धीरे लाल दिखने लगेगा सबसे पहले, ठीक है। और गर्म करते गए पहले बिल्कुल आगे वाला हिस्सा लाल दिखा, फिर धीरे धीरे पीछे की तरफ भी होता गया लाल। लेकिन जब पीछे की तरफ लाल होता गया तो ये जैसे गहरा लाल हो रखा है, तो आगे वाला हिस्सा जो है वो थोड़ा ऑरेंज जैसा हो गया,
और गर्म करते गए तो यहाँ तक मान लो गर्म हो गया, तो ये वाला हिस्सा लाल दिख रहा है, लेकिन आगे वाला हिस्सा पीला सा होने लग गया। तो तापमान बढ़ने पर इधर वाले हिस्से का तापमान थोड़ा कम है, इसका और भी कम है। इसका इतना कम है कि इसकी जो रेडिएशन है दिखने वाली रेंज वाली, वो बहुत कम है। इसकी रेडिएशन दिखने वाली रेंज में आने लग गई थोड़ी थोड़ी। इसकी रेडिएशन जो है दिखने वाली रेंज में ऑरेंज कलर की या येलो कलर की ज्यादा है। तो इस तरह से तापमान बढ़ने पर विजिबल वाला अपन को कलर दिखने लगता है। तो हर किसी से रेडिएशन है, लेकिन वो रेडिएशन दिखने वाला रेडिएशन उतना ज्यादा नहीं है। कुछ वस्तुओं से दिखने वाला रेडिएशन ज्यादा होता है क्योंकि उनका टेम्परेचर ज्यादा होता है, दिखने वाला रेडिएशन ज्यादा होता है। ठीक है, ज्यादातर चीजें जो अपन को दिखती है वो रिफ्लेक्शन की वजह से दिखती है, परावर्तन की वजह से। कुछ चीजें जो खुद ग्लो होती है उनमें रेडिएशन की वजह से अपन को दिख रहा है। तो ये थे 3 पार्ट ऊष्मा संचरण के। अब हम बात करते हैं ऊष्मा संचरण की दर कितनी होगी, मतलब प्रति सेकंड ऊष्मा कितनी संचरित होगी। तो अब इसके अंदर सबसे पहले तो हम देखेंगे चालन के अंदर ऊष्मा संचरण की दर क्या होती है, मतलब प्रति सेकंड ऊष्मा कितनी संचरित होगी एक हिस्से से दूसरे हिस्से की तरफ। समवयन में बस इतना ही देखना था और कोई डिटेल नहीं देखेंगे। रेडिएशन के अंदर देखेंगे कि ऊष्मा संचरण की दर क्या होती है। तापमान में अंतर की जरूरत नहीं है, केवल तापमान ही चाहिए इसके लिए। तो अगर किसी वस्तु का तापमान है तो उससे रेडिएशन कितना होगा। तो सबसे पहले चालन। तो देखें चालन या कंडक्शन। ठोस के अंदर, द्रव के अंदर, गैस के अंदर, तीनों के अंदर हो सकता है। कणों के कंपन द्वारा हो रहा होगा, लेकिन अभी जो एग्जांपल देख रहे हैं वो ठोस के लिए देख रहे हैं, या आगे जितने भी एग्जांपल होंगे वो नॉर्मली ठोस के लिए होंगे। द्रव के लिए कैलकुलेशन जैसा कुछ बोला नहीं होगा, गैस के अंदर नहीं बोला होगा। कैलकुलेशन जो पार्ट रहेगा वो ठोस के लिए रहेगा। तो हम एग्जाम्पल के लिए 2 अलग अलग तापमान वाले हिस्सों को, जैसे ये मान लेते हैं कि यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस है, और एक छड़ इनके बीच में हमने जोड़ दी मेटल की। चाहो तो ये गैप काफ़ी कम बोल सकते हो, कुछ इस तरह से मान सकते हो कि ये बहुत पास पास है, बीच में एक माध्यम भर दिया। अब वो माध्यम क्या कर रहा है, ऊष्मा का संचरण करवा रहा है चालन द्वारा। चालन द्वारा और भी प्रोसेस हो सकते हैं, संवहन भी हो सकता है, रेडिएशन भी हो सकता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं अभी केवल चालन की, कि केवल चालन हो रहा है। तो देखें यहां पे जो छड़ जोड़ी है उसकी पहले कुछ सिचुएशन ले लेते हैं कि जो छड़ जोड़ी है इसका पहले तापमान है 30 डिग्री सेल्सियस। ये हमने मान लिया कि ये छड़ 30 डिग्री सेल्सियस पे थी। अब इस छड़ को इन दोनों सिरों के बीच में हम जोड़ रहे हैं। तो ये शुरुआत की सिचुएशन, यहाँ का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस कांस्टेंट है। कांस्टेंट कैसे रख सकते हैं कि यहाँ पे पानी रखो और उसको लगातार उबालते जाओ, भाप बनता जाएगा, वो बाहर निकलता जाएगा, जो पानी है उसका तापमान 100 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ पे बहुत सारी मात्रा में बर्फ रख दो, पिघलेगी, ऊष्मा मिलेगी तो पिघलती जाएगी, तो वो बाहर निकलता जाएगा पानी, बर्फ रहेगी, यहाँ पे 0 डिग्री रहेगा। तो इस तरह से टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट मेंटेन किया हुआ है अपन ने, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। अब इन दोनों को इस छड़ से जोड़ दिया। जैसे ही जोड़ा तो छड़ के तापमान में अचानक तो परिवर्तन आएगा नहीं, अभी भी 0 डिग्री सेल्सियस 30 डिग्री सेल्सियस पर ये छड़। तो छड़ का ये वाला हिस्सा जो 30 डिग्री सेल्सियस पे है वो 100 डिग्री सेल्सियस के कांटेक्ट में है। ये वाला हिस्सा जो 30 डिग्री सेल्सियस पर है
वो 0 डिग्री सेल्सियस के कांटेक्ट में है। अब 100 और 30 तापमान में अंतर हुआ, तापमान में अगर अंतर है तो 100 से 30 वाला ऊष्मा लेगा, तो यहां से कुछ ऊष्मा इसके अंदर एंटर करेगी, ठीक है। यहां इसका तापमान है 30 और इसका 0 है, तो यहां से कुछ ऊष्मा इधर जाएगी। तो इसको अभी नहीं बोल रहे हम ऊष्मा संचरण की दर कैलकुलेट करने के लिए, ये यूज नहीं कर रहे। अभी तो हम यही समझ रहे हैं कि हो क्या रहा है, यहाँ पे सिचुएशन क्या है। तो यहां से ऊष्मा ये ले रहा होगा, इधर ऊष्मा दे रहा होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जितनी ऊष्मा ली उतनी दी है, क्योंकि ये ऊष्मा आगे नहीं गई, ये तो इसके खुद के पास ऊष्मा आई है, ये खुद ले रहा है अभी तो, अभी इसने खुद ली है केवल तापमान बढ़ाने के लिए, इधर भेजने के लिए नहीं ली है। इधर ऊष्मा दी है तापमान कम करने के लिए, क्योंकि इसका 30 है इसका 0 है, तो ये ऊष्मा दी है अभी, खुद का तापमान कम करना चाह रहा है, ये खुद का तापमान बढ़ाना चाह रहा है। अब जरा देखो ग्राफ कैसा बन रहा होगा कि इधर वाले हिस्से का तापमान तो है 100, इधर वाले का है 0, रॉड का तापमान था 30, इस हिस्से ने जैसे ही ऊष्मा ली, ऊष्मा लेते इसका तापमान बढ़ा, आगे वाले ने तो नहीं ली, अभी ली इसी नहीं है, तो इसका तापमान बढ़ा, लेकिन 100 तो अचानक होगा नहीं, अभी थोड़ा सा तापमान इसका बढ़ गया, तो थोड़ा सा इसका तापमान 30 से थोड़ा सा ज्यादा हो गया इधर वाले हिस्से का। इधर वाले ने थोड़ी सी ऊष्मा दी तो इधर वाले का तापमान 30 से थोड़ा कम हो गया, ये सिचुएशन हो गई। लेकिन अभी भी तापमान में अंतर है, तापमान में अंतर है तो और ऊष्मा लेगा, इधर भी तापमान में अंतर है तो और ऊष्मा देगा, तो इसने ऊष्मा ली, लेकिन क्या होगा कि जैसे ही इस वाले हिस्से का मान लो तापमान 31 हो गया, तो इसके बगल वाले का 30 है, अभी इनका तो 30 ही है आगे वालों का, तो इन पे तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि आसपास वाले 30 पे ही है, और इसका मान लो कम हो गया 29, पास वाले का है 30, तो इधर भी तापमान में डिफरेंस क्रिएट हो गया, डिफरेंस क्रिएट हो गया, तो ये ऊष्मा कुछ अगले वाले को भी देगा, अब ज्यादा नहीं देगा क्योंकि इधर डिफरेंस ज्यादा है, तो ज्यादा लेगा कम देगा, ये ज्यादा देगा और कम इधर से लेगा, तो क्या होगा पास वाले का भी तापमान थोड़ा सा बढ़ने लगेगा, और इधर पास वाले का भी तापमान थोड़ा सा घटने लगेगा। तो अगली स्थिति ये होगी कि इसका तापमान बढ़ गया लेकिन पास वाले का भी थोड़ा बढ़ गया, इसका घट गया लेकिन पास वाले का भी थोड़ा घट गया। सिचुएशन ये हो गई कि ये तापमान हो गया मान लो 32, हो गया 35, फिर से वही सिचुएशन, तापमान में अंतर ऊष्मा लेगा, तापमान में अंतर ऊष्मा देगा, लेकिन अब अगले वाले के साथ भी अंतर आ गया तो अगला वाला भी ऊष्मा लेगा, तो ये भी तापमान बढ़ाने की कोशिश करेगा। ऐसी सिचुएशन इधर वाले कम करने की कोशिश करेंगे, तो ये सिचुएशन आएगी कि अगले वालों पे भी फर्क पड़ने लग गया, इधर भी फर्क पड़ने लग गया, थोड़ी देर बाद और फर्क पड़ा। इस तरह से एक सिचुएशन ऐसी आएगी, लगभग स्ट्रेट है, ये लाइन स्ट्रेट है, कैसी है वो तो आगे देखेंगे इसके बारे में, लेकिन एक टाइम के बाद ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि ये तापमान बढ़ते बढ़ते 100 के पास पहुंच गया, 100 से थोड़ा बहुत कम बोल दो, 99.999 बोल दो, या अभी के लिए समझने के हिसाब से 99 ले लेते हैं, ये 99 पहुंच गया, बगल वाला उससे थोड़ा सा कम 98 पहुंच गया, बगल वाला और कम 97, ऐसे पहुंच गए, इधर वाला 0 पे पहुंच गया, इसके बगल वाला 1 में, उससे बगल वाला 2, 3 ऐसे पहुंच गया। ये सिचुएशन हो गई, मतलब हर एक पार्ट का टेम्परेचर जो पहले 30 था वो बदल गया, किसी एक पॉइंट का हो सकता है 30 रह जाए, रहेगा एक पॉइंट तो मिलेगा ऐसा है ना ऐसा, क्योंकि 30 इनके 100 और 0 के बीच में, इसलिए तो हर किसी हिस्से का तापमान बदल गया अब 99 से 0 तक। अब क्या होगा सिचुएशन, अब क्या होगी, क्योंकि इसके बाद की हम मेनली बात करेंगे, अब इसको स्टेडी स्टेट बोलेंगे, स्थायी अवस्था। होगा क्या, 199 अंतर है, एक का ऊष्मा लेगा, ली इसने ऊष्मा, लेकिन जैसे ही ऊष्मा लेगा इसका तापमान बढ़ने की कोशिश करेगा, बगल वाले के साथ अंतर है, बगल वाले के साथ वही अंतर है 1 का, तो जो भी उसने ऊष्मा उधर से ली थी वो की पूरी ऊष्मा आगे वाले को दे देगा, क्योंकि जितनी ऊष्मा ली उसके आधार पर उसका तापमान बढ़ता, लेकिन अगले वाले को देके फिर से अपना तापमान कम कर लिया। ऐसे ही इसकी ऊष्मा मिलते ही ये तापमान बढ़ता 99 होता, लेकिन बगल वाले को ऊष्मा देके फिर से वापस 98 हो गया। तो अब सिचुएशन ऐसी आएगी कि जो भी ऊष्मा यहां से मिलेगी वो अगले को देगा, रखते ही तापमान बढ़ने लगा तो वो अगले को ट्रांसफर कर देगा, वो अगले को ट्रांसफर कर देगा, क्योंकि अब किसी का भी तापमान अब बढ़ने की गुंजाइश नहीं, खत्म हो चुकी पूरी गुंजाइश जो भी बढ़ने की थी। अब 99 से ऊपर नहीं बढ़ सकता, 100 नहीं हो सकता, क्योंकि इधर वाले का 0 रहना है, इधर वाले का 100 नहीं हो सकता, इधर वाले का 0 रहेगा, इधर वाले का मतलब 0 के पास रहेगा और ये 100 के पास रहेगा, 0 लिख दिया इसको, ये 100 0 के पास,
ऐसी चीज। तो ये होगा कि ये 100 वाले के पास रहेगा, ये 0 वाले के पास रहेगा, तो इसलिए ये अगर ऊष्मा लेगा तो 100 पहुंचने लगेगा, और 100 पहुंच गया तो ऊष्मा का आदान प्रदान ही नहीं हो पाएगा, अगले वाले को क्या देगा। ये ऊष्मा लगातार आगे की ओर ट्रांसफर होती जाएगी। तो सिचुएशन ये हो गई कि अब इसको ऐसे मान लो ये ढलानी है, यहाँ से ऊष्मा आई, ये ऊष्मा फ्लो होते हुए दूसरे वाले हिस्से की तरफ पहुंच गई। तो अब किसी ने भी ऊष्मा खुद के लिए काम में नहीं ली, खुद के लिए काम में लेता तो तापमान बढ़ता, तो अब किसी का भी तापमान नहीं बढ़ रहा, तापमान कांस्टेंट हो गया। तो हर किसी का तापमान अलग अलग लेकिन नियत है, तो उसको स्थायी अवस्था बोलते हैं। ठीक है। और स्थायी अवस्था पे होता क्या है, स्थायी अवस्था पे जो भी एक हिस्से से ऊष्मा लेता है पूरी की पूरी दूसरे हिस्से पे देता है। ठीक है। तो हमारे लिए एक स्थायी अवस्था मिल गई। स्थायी अवस्था का मतलब सभी भागों का तापमान अलग अलग परंतु नियत हो जाता है या नियत रहता है, इसे स्थायी अवस्था कहते हैं। ठीक है। और स्थायी अवस्था पे हो क्या रहा है, जो भी ऊष्मा एक हिस्से से ले रहा है वो पूरी पूरी दूसरे में भेज रहा है। तो स्थायी अवस्था पर कंडीशन क्या रहेगी जो अपने काम में आएगी आगे, तो स्थायी अवस्था पर एक भाग से ली गई ऊष्मा संचरित होते हुए दूसरे भाग तक बिना हानि के पहुंच जाती है। सही है, हानि हुई नहीं। हम किसी तरह का रेडिएशन और किसी और तरह का कंडक्शन कन्वेक्शन इस तरह से नहीं ले रहे, हम यही मान रहे हैं कि ऊष्मा का संचरण यहाँ से यहाँ केवल इसी के थ्रू हो रहा है। तो यहाँ पर स्थायी अवस्था के बाद क्या होगा, जो भी ऊष्मा यहाँ से ली पूरी पूरी दूसरी तरफ भेजता जाएगा, तो ऊष्मा का संचरण जो होगा एक हिस्से से दूसरे हिस्से की तरफ फिक्स हो जाएगा। लेकिन क्या इस तरह की स्थिति में भी होगा, यहाँ पे तो हमने क्या है कि छड़ जैसे एक जैसी मान ली, हर जगह एक क्षेत्रफल एक जैसा ही मान लिया। अगर हम क्षेत्रफल ही अलग अलग लें, ऐसे अजीब सी छड़ ले लें कि किसी जगह क्षेत्रफल ज्यादा है किसी जगह कम है, ऐसी है। यह हो सकता है पदार्थ ही अलग अलग हो, एक जैसी छड़ ही नहीं हो, लोहे की नहीं हो, एक तरफ लोहा हो, एक तरफ स्टील हो, एक तरफ कॉपर हो, एल्यूमिनियम हो, इस तरह से कई सारी चीजों से मिलकर बना हुआ हो, इस तरह की छड़। तो उस तरह की स्थिति भी देखते हैं। तो होगा क्या कि जैसे वही 30 डिग्री पे ले लेते हैं, पहले हर किसी का तापमान 30 डिग्री था, यहां से ऊष्मा मिली, पहले खुद काम में ले रहा है, खुद का तापमान बढ़ाना चाह रहा है 100 तक, लेकिन तापमान खुद का बढ़ाएगा तो बगल वाले के साथ डिफरेंस आने लग जाएगा, तो बगल वाले को ऊष्मा देना चालू करेगा थोड़ी थोड़ी। खुद भी काम में ले रहा है, खुद का तापमान भी बढ़ा रहा है और बगल वाले को भी दे रहा है। अब ये भी क्या कर रहा है, खुद का तापमान बढ़ा रहा है, कुछ अगले वाले को भी देगा। तो जितनी ऊष्मा यहाँ से ली वो आगे ट्रांसफर नहीं की, खुद का तापमान बढ़ाने में भी यूज कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति यहाँ पे भी होगी। तो ये 30 का तापमान बढ़ते बढ़ते 99 आने लगेगा, अगले का इससे कम 98, 97, 0। यहाँ पे भी स्थिति वैसी आएगी। अब क्या होगा, जो भी इसने ऊष्मा दी अगले वाले को, क्योंकि तापमान में अंतर है थोड़ा सा, ऊष्मा देगा तो अब इसका तापमान तो बढ़ना नहीं है, 99 हो गया, 100 होगा तो आगे वाले को ज्यादा ऊष्मा देनी पड़ेगी। तो स्टेडी स्टेट फिर से आ गई, स्थायी अवस्था आ गई। तो इसने जो भी ऊष्मा ली अब खुद काम में नहीं ले रहा, खुद का तापमान नहीं बढ़ाना, तापमान नहीं बढ़ रहा तो पूरी पूरी आगे दी, अगले वाले का भी तापमान नहीं बढ़ रहा तो उसने भी आगे दी, अगले का भी नहीं बढ़ रहा तापमान। तो जैसे ही स्थायी अवस्था आएगी, मतलब हर किसी का तापमान अलग अलग और कांस्टेंट हो जाएगा, जो भी ऊष्मा यहां से लेगा पूरी पूरी इधर भेजेगा, चाहे क्षेत्रफल कैसा ही हो, चाहे बीच में कितने पदार्थ बदल गए हों। स्थायी अवस्था आ गई है तो जितनी ऊष्मा एक हिस्से से ली उतनी ऊष्मा दूसरे हिस्से पे भी देगा। बात समझ में आ गई? तो एक तरह से ऐसे मान सकते हैं कि पाइप कैसी ही शेप का लगा लो, पाइप मान लो इसको, ऊष्मा को पानी मान लो, पानी का प्रवाह मान लो, तो एक तरफ से जितना भी पानी रिसीव करेगा दूसरी तरफ उतना ही पानी जाएगा। यहां से अगर प्रति सेकंड 1 लीटर पानी उठा रहा है तो इधर भी 1 लीटर पानी ही प्रति सेकंड जाएगा, बीच में पानी गायब तो होगा नहीं ना,
जितना पानी यहाँ से है 1 लीटर प्रति सेकंड आ रहा है तो उतना 1 लीटर यहाँ आएगा। वेग अलग चीज़ है, हो सकता है वेग यहाँ पे कम हो यहाँ पे ज़्यादा हो, वेग पानी तेज निकल रहा हो, लेकिन कुल मिला के एरिया कम हो गया, पानी तेज निकल रहा है तो क्या है, आयतन प्रवाह तो सेम रहेगा। तो जितना आयतन प्रवाह यहाँ पे होगा उतना आयतन प्रवाह यहाँ होगा। सेम ऊष्मा के लिए है, जितनी ऊष्मा यहाँ से रिसीव करेगा उतनी ऊष्मा यहाँ पे भेजेगा स्थायी अवस्था के बाद। तो ये चीज समझ में आ गई कि ऊष्मा संचरण की जो दर है वो हर एक हिस्से से बराबर है, या जितनी ऊष्मा एक हिस्से से ली है दूसरे हिस्से में उतनी ऊष्मा दी। तो ये आ गई हमारे लिए स्थायी अवस्था। अब इस स्थायी अवस्था के बाद की कैलकुलेशन है, या जितने भी क्वेश्चन रहेंगे वो स्थायी अवस्था के बाद वाले हैं। तो स्थायी अवस्था के बाद क्या होगा उस पर ध्यान देते हैं। तो किसी भी तरह की एक छड़ हो, एक तरफ का तापमान कुछ T1, दूसरी तरफ का तापमान कुछ T2, ठीक है। अब इसमें हर एक हिस्से से जो ऊष्मा संचरण की दर होगी वो बराबर होगी। तो यहां पे एक छोटा सा हिस्सा ले लूं, एक छोटा सा हिस्सा ले लिया, उसके एक तरफ तापमान T है और दूसरी तरफ तापमान T प्लस dt है। कम होगा वैसे तो, लेकिन हम dt बोल रहे थे, dt अपने आप नेगेटिव बता देगा। और इसकी जो मोटाई है वो कुछ dl है, इसका जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है क्रॉस सेक्शनल एरिया वो a है, ये हमने ले लिया। तो इस हिस्से में से जो ऊष्मा संचरण की दर है, चाहे छोटा हो या बड़ा हिस्सा हो, पहले एक बार बड़े के लिए एक बार समझ लेते हैं, उसके बाद इस पे आ जाते हैं, मतलब समान रूप से हो उसके लिए पहले कि छड़ का क्षेत्रफल हर जगह एक जैसा ही है, एक जैसा ही पदार्थ है, ठीक है। लंबाई L है और एरिया जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया वो A। तो देखो यहां से जो ऊष्मा ली है पूरी की पूरी ऊष्मा दूसरी तरफ भेज दी इसने स्थायी अवस्था के बाद। तो ऊष्मा संचरण की दर हर हिस्से से बराबर है। यहां से जितनी ऊष्मा ली है उतनी इधर भेजी, उतने बीच वाले हिस्से से भी पास हो रही है, लेकिन ये कितनी जा रही है, टोटल कितनी जा रही है उस पर ध्यान दे रहे हैं। तो टोटल कितनी जाएगी किस पे निर्भर करेगी, तापमान में अंतर कितना है। जितना ज्यादा तापमान में अंतर होगा उतनी ही ज्यादा जाएगी। एक तो तापमान के अंतर पे निर्भर करेगी डेल्टा टी, फिर दूसरा इस चीज पे भी निर्भर करेगी कि एरिया कितना ज्यादा है, जितना ज्यादा एरिया उतनी ज्यादा ऊष्मा लेने की कैपेसिटी होगी उसकी, तो एरिया के प्रोपोर्शनल भी होगी, एरिया ज्यादा उतना ज्यादा। फिर ये कि जितना ज्यादा दूर भेजना पड़ेगा उतना ही कम ऊष्मा संचरण की दर होगी, क्योंकि ज्यादा दूर भेजना है तो थोड़ा स्लो हो जाएगा ऊष्मा संचरण की दर, तो लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होगी, सही है। फिर इस चीज पे भी निर्भर करेगी कि पदार्थ किस तरह का है। जैसे हम बात करें कि लकड़ी और लोहे में अगर बात करें तो लकड़ी को अगर हम छूते हैं सर्दियों में तो लकड़ी तो उतनी ठंडी नहीं लगती, लेकिन लोहा को अगर छुएगा तो लोहा ठंडा लग रहा होगा। तो दोनों पदार्थ का टेम्परेचर तो सेम है लेकिन फिर भी दोनों अलग अलग लग रहे हैं। तो वो कारण ये है कि उनके ऊष्मा संचरण की दर या ऊष्मा को फ्लो करवाने की जो कैपेसिटी है वो अलग अलग है, जिसको हम ऊष्मीय चालकता बोलते हैं। तो ऊष्मीय चालकता पे निर्भर करेगा, मतलब एक कांस्टेंट K पे निर्भर करेगा, पदार्थ कैसा है उस पे निर्भर करेगा। तो कुल मिला के ऊष्मा संचरण की दर dQ/dt बराबर KA डेल्टा T/L हो गई। K हो गया थर्मल कंडक्टिविटी, ऊष्मीय चालकता, इकाई क्या होगी इसकी, तो ये है ऊर्जा प्रति सेकंड, जूल प्रति सेकंड वॉट। ये भी मीटर स्क्वायर, ये मीटर, 1 मीटर रह जाएगा, और ये केल्विन में या डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा। तो इसकी इकाई आ जाएगी वॉट पर मीटर पर केल्विन या पर डिग्री सेल्सियस।
दोनों चलेंगे। ये इसकी इकाई होगी, ठीक है, ऊष्मीय चालकता की। अब अलग अलग पदार्थों में अलग अलग होगी। मेटल्स के अंदर ऊष्मीय चालकता थोड़ी ज़्यादा होगी यहाँ पे। मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि जो करंट जिनमें ज़्यादा फ्लो होता है, जिसमें धारा ज़्यादा फ्लो होती है, उसका हम बोलते हैं कि उसकी चालकता वो ज़्यादा है, तो ऊष्मीय चालकता भी उन्हीं की ही लगभग ज़्यादा होती है। अब इस छोटे से भाग की बात कर रहे थे, मतलब जनरल फॉर्मूले की बात कर रहे हैं। वो तो ये आ गया कि जब एक जैसा ये पूरा के भी सेम है, ए भी सेम है, एल लंबाई है, डेल्टा टी टेम्परेचर, छोटे से हिस्से की बात करते हैं। तो इस छोटे से हिस्से के अंदर जो ऊष्मा संचरण की दर है, मतलब इधर से ऊष्मा ली, दूसरी तरफ जो भेज दी, किस किस पे निर्भर करेगी? पहले की जैसे ही तापमान में अंतर पे। तापमान में अंतर कितना है उतना ही ज्यादा ऊष्मा संचरण की दर होगी। छोटे हिस्से में भी वही कंडीशन लगाएंगे, क्योंकि इसका भी तापमान तो नहीं बदल रहा, जितनी ऊष्मा ले रहा है उतनी भेज रहा है दूसरी तरफ। तापमान के अंतर पे निर्भर करेगी। क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना होगा उतनी ज्यादा ऊष्मा लेगा। डीए नहीं, ये टोटल एरिया, ये वाला एरिया, जितनी लंबाई होगी उसके व्युत्क्रमानुपाती होगा। ज्यादा लंबाई तो कम जाएगी ऊष्मा, और इसकी चालकता पर निर्भर करेगी। तो छोटे पार्ट के लिए या जनरल फॉर्म जो है वो ये है ऊष्मा संचरण की, ठीक है। तो ये तो था अगर छड़ समरूप हो। और ये अगर एक जैसा ही नहीं है, अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जितनी ऊष्मा इधर से ली है उतनी दूसरी तरफ जा रही है। तो अगर पूरे के लिए ऊष्मा संचरण की दर देखेंगे वो भी यही है, dQ/dt, जितनी ऊष्मा एक से ली दूसरे तक भी उतनी। तो ये वाला जो पद है वो कांस्टेंट है, वो दूरी के साथ साथ नहीं बदलेगा। तो दूरी के साथ कांस्टेंट वाला पद है, और वो कितना है? KA/dt/dl। हाँ, एक चीज और है, यहाँ पे dt आगे बढ़ने पर तापमान कम हो रहा है तो dt नेगेटिव है। ऊष्मा संचरण की दर को पॉजिटिव बनाने के लिए यहाँ नेगेटिव लगा देते हैं। तो ये पहले लिख लेना, फिर ये बात। तो यह है कि ऊष्मा संचरण की दर फाइनली किसी भी एक माध्यम में जो आएगी, अगर समरूप है तो KA/ΔT/L, अगर असमरूप है, एक जैसा नहीं है, तो KA/dt/dl का नेगेटिव ऊष्मा संचरण की दर होगी, ठीक है। तो ये फाइनली हमारे पास ऊष्मा संचरण की दर आ गई। तो यही फॉर्मूले को हमें काम में लेना है कि ऊष्मा संचरण की दर कितनी है, वो कितनी ऊष्मा प्रवाहित हो गई, तो वो समय पे निर्भर करेगा। ये बता रहे कि हर सेकंड कितनी जा रही है, हर सेकंड कितनी जा रही है ऊष्मा, तो हर सेकंड जो यहाँ से यहाँ ऊष्मा जा रही होगी उसकी वैल्यू इतनी है, ठीक है। अब इसके बाद इसको हम करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेट कर रहे हैं, विद्युत धारा से रिलेट कर रहे हैं। तो देखो, जब हम किसी एक रेजिस्टेंस की बात करते हैं, प्रतिरोध लेते हैं कोई, और प्रतिरोध के सिरों पर कोई विभवांतर लगाते हैं, समरूप लेके समझ लेते हैं कि एक तार है, एक जैसा ही है, इसका ये है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, ये है इसकी लंबाई, और रो है इसकी प्रतिरोधकता, या सिग्मा लिख दो, सिग्मा 1/रो होता है, ये होती है चालकता, ठीक है। तो यहां पर प्रतिरोध जो होगा, धारा ही लेते हैं, प्रतिरोध जो होगा वो हम लिखते हैं R बराबर रो L/A, सही है। कि अगर एक जैसा ही क्षेत्रफल है, समान पदार्थ हर जगह, तो इसका प्रतिरोध हो जाएगा कुल R बराबर रो L/A। अब
इस रो को चालकता के पदों में लिख दें तो 1/सिग्मा हो जाएगा, इसका प्रतिरोध आ गया। अब ओम्स लॉ से धारा कितनी होगी, धारा I बराबर V/R। V क्या है, इसके सिरों पे विभवांतर बटा प्रतिरोध, V/R। तो R की वैल्यू अब ये लिख रहा हूं मैं, तो R की वैल्यू थी L/σA जो ऊपर चला गया, और V ये आई यहां पे धारा की वैल्यू। और धारा हम बोलते हैं आवेश प्रवाह की दर। तो इसको I को अपन dq/dt बोल सकते हैं, आवेश प्रवाह की दर। तो आवेश प्रवाह की दर जो आई dq/dt आया, ये कितना आ गया, सिग्मा A। V क्या है, विभवांतर बटा लंबाई। सही है। ये किसके अंदर, विद्युत धारा के अंदर हम बोलते हैं कि प्रतिरोध अगर लिखना है तो प्रतिरोध लिखते हैं R = ρL/A। तो ρL/A लिखा है अपन ने, लेकिन रो को लिख दिया चालकता के पदों में। फिर धारा को बोलते हैं I = V/R, ये V/R लिखा हुआ है, V की R की जगह वैल्यू रख दी। और धारा को हम बोलते हैं dq/dt, आवेश प्रवाह की दर, ये हो गया। अब यहां पे देखो, इसके अंदर चालन के अंदर अगर हम ऐसे एक छड़ ले, L लंबाई, A अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, है ना, और दोनों सिरों पर जो तापमान में अंतर है वो डेल्टा टी बोलते हैं। T1 T2 लिखा है, लेकिन डेल्टा टी लिख दोगे। और इसके अंदर जो चालकता है वो K, ऊष्मीय चालकता, ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी के लिए। अब इसमें ऊष्मा संचरण की दर, ऊष्मा संचरण की दर कितनी, dq/dt कितनी होती है, KA∆T/L, ठीक है ना। ऊष्मा संचरण की दर प्रति सेकंड जो ऊष्मा जा रही है। अब जरा इसको और इसको देखो, इन दोनों समीकरण को। यहाँ पे है आवेश प्रवाह की दर dq/dt, यहाँ पे है ऊष्मा संचरण की दर dq/dt। ये वाला Q ऊष्मा के लिए है, ये वाला Q आवेश के लिए। यहाँ पे आया KA∆T/L K, और यहाँ पे आ रहा है सिग्मा। सिग्मा यहाँ पे चालकता है, यहाँ पे K ऊष्मीय चालकता है। ए इसके अंदर भी वही अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, धारा इधर से एंटर करी है तो धारा के लंबवत वाला क्षेत्रफल, इसमें वही है ऊष्मा एंटर करी है उसके लंबवत वाला क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। यहाँ पे V है दोनों सिरों पर विभवांतर, यहाँ पे डेल्टा T है दोनों सिरों पर तापांतर, तो तापमान में अंतर विभवांतर की जैसे हो गया। L यहाँ पे भी कुल लंबाई है, वहां पे भी कुल लंबाई थी, स्मॉल l ले लिया, स्मॉल l, तो लंबाई थी यहाँ पे भी L, यहाँ पे भी L। तो दोनों के दोनों समीकरण तुल्य है, एक दूसरे के बराबर नहीं है, एक जैसे दिखने में है। दिखने में एक जैसे मतलब यहाँ पे जब ऊष्मा ले रहे हैं तो यहाँ पे वो आवेश के जैसे हो गया, यहाँ पे ऊष्मा चालकता बोल रहे थे, यहाँ पे चालकता हो गई, यहाँ पे तापमान में अंतर ले रहे थे, यहाँ पे विभवांतर हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके जितने भी रिजल्ट है वो यहाँ से आ सकते हैं, या ये वाले रिजल्ट इससे तुलना कर सकते हैं। तो दोनों के रिजल्ट आपस में हम कंपेयर कर सकते हैं। तो अब हम ये बोल देंगे कि वहां पे जो धारा है वो यहाँ पे ऊष्मीय धारा बोल देते हैं। अब हम इसको नाम दे दिया अब हमने ऊष्मीय धारा, थर्मल करंट, ठीक है। और वहां पे रेजिस्टेंस बोल रहे थे, प्रतिरोध बोल रहे थे, यहाँ पे थर्मल रेजिस्टेंस बोल दिया, ऊष्मीय प्रतिरोध बोल दिया। और किसको प्रतिरोध लिख रहे थे, ρL/A को या L/σA को, तो ये हो गया L/σA। सिग्मा के बजाय क्या आ गया यहाँ पे, इसको बोल रहे हैं ऊष्मीय प्रतिरोध, थर्मल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये हमने फाइनली तुलना करके निकाल लिया कि इसके जितने भी रिजल्ट है वो रिजल्ट उठा के यहाँ पे लगा सकते हैं। वहां पे जो धारा थी उसको ऊष्मीय धारा बोल दो, वहां पे विभवांतर था यहाँ पे तापांतर बोल दो, वहां पे प्रतिरोध था यहाँ पे ऊष्मीय प्रतिरोध बोल दो, और सारे के सारे ये वाले रिजल्ट यहाँ पे लगा दो, वैलिड रहेंगे।
तो हम क्या करना चाह रहे हैं, लगाना कहाँ चाह रहे हैं, तो इनका जो श्रेणी समांतर क्रम है उसको देखना चाह रहे हैं। अब श्रेणी समांतर क्रम यहाँ पे कैसे जरूरत पड़ेगी, मान लो किसी जगह दो, यही मान लो कि ये अलग अलग लेयर से मिलके बना हुआ हो और फिर एक तरफ तापमान अलग हो, एक तरफ तापमान अलग हो। अब इसके अंदर ऊष्मा संचरण की दर अगर हमें निकालनी हो तो यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे माध्यम हो गए, अलग अलग बहुत सारे अलग अलग माध्यम हो गए, तो इनको हम श्रेणी क्रम या समांतर क्रम में कुछ ले सकते हैं, देखेंगे आगे। तो इनको श्रेणी समांतर क्रम बोल के एक तुल्य बोल सकते हैं, तुल्य बोल सकते हैं तो फिर dq/dt बराबर के डेल्टा t/l लगा सकते हैं सीधा। तो इनका श्रेणी समांतर क्रम हमें देखना पड़ेगा। तो आगे हम इनका श्रेणी समांतर क्रम प्रतिरोधों के श्रेणी समांतर क्रम से देख रहे हैं, तो तुलना ही कर रहे हैं, ये भी तुलना की थी, आगे इसी तरह से तुलना और कर रहे हैं। तो देखो इधर विद्युत धारा लिख रहे हैं, विद्युत धारा में जो थे, और इधर चालकता देखेंगे। तो इधर सबसे पहले देखते हैं श्रेणी क्रम कि दो प्रतिरोध अगर श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं या तीन लगे हुए हैं, R1 R2 R3, ठीक है। तो तुल्य तो बाद में देखेंगे, पहले मतलब क्या है श्रेणी क्रम का। तो श्रेणी क्रम का मतलब है कि इनके अंदर करंट सेम जाना चाहिए, तो धारा समान होगी, सब में धारा की वैल्यू समान है। धारा की वैल्यू समान है तो विभव कैसे आएगा, तो इन पे जो विभवांतर है उसका अनुपात, धारा समान है इसके सिरों पर विभवांतर बोलोगे V = IR, V = IR, V = IR। तो जो इन पे विभवांतर रहेगा V1 V2 V3, धारा समान है, इसको लिखोगे IR1 IR2 IR3। तो ये किस अनुपात में हो गया, R1 R2 R3। तो इन पे जो विभवांतर है वो प्रतिरोधों के अनुपात में बढ़ जाएगा, कि मान लो प्रतिरोध 1 2 3 के अनुपात में है तो इनका विभवांतर भी 1 2 और 3 के अनुपात में रहेगा। विभवांतर इस तरह से बढ़ गया, धारा इस तरह से हो जाएगी इनमें। फिर अब तुल्य के लिए लिख दो, तो तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, R इक्विवेलेंट बराबर R1 + R2 + R3, ठीक है। समांतर क्रम में क्या होगा, तो समांतर क्रम में मतलब 2-3 प्रतिरोध एक साथ जोड़ दिए इस तरह से, R1 R2 R3, यहां से कुछ धारा आ रही थी, इसमें धारा निकली कुछ I1 I2 I3, और सब पे जो विभवांतर होगा वो V आएगा। समांतर क्रम का मतलब यही है। तो समांतर क्रम में धारा के लिए पहले विभवांतर के लिए लिख दें, तो समांतर क्रम में विभवांतर पहले पर, दूसरे पर और तीसरे पर बराबर होगा और वो तुल्य के बराबर होगा, ठीक है। धारा समान तो नहीं होगी तो अनुपात देखें, तो धारा I लिख सकते हैं V/R, V तो सब में सेम है, R अलग अलग है, तो धारा को लिखोगे V/R1 V/R2 V/R3। V सब में सेम है तो इसको तो हटाओ, मतलब इसके अंदर जो धारा होगी वो प्रतिरोध के व्युत्क्रम अनुपात में होती है। प्रतिरोध के व्युत्क्रम अनुपात में धारा होगी, मतलब धारा जैसे मान लो ये 1 2 3 के अनुपात में है तो धारा होगी 1/1 1/2 1/3 के अनुपात में। तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध की वैल्यू आ जाएगी R इक्विवेलेंट बराबर 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। तो ये इसका श्रेणी समांतर क्रम है प्रतिरोधों का विद्युत धारा में। ऐसे ही चालन में, चालन में श्रेणी क्रम मतलब श्रेणी क्रम ऐसे 2-3 छड़े एक साथ जोड़ दिए, इधर कुछ तापमान लगा दिया, इधर कुछ तापमान लगा दिया,
और इसकी चालकता K1, K2, K3 या प्रतिरोध ले लेते हैं, चालकता के पदों में लिख देंगे। इसका ऊष्मीय प्रतिरोध 1, ऊष्मीय प्रतिरोध 2, ऊष्मीय प्रतिरोध 3। इधर तापमान में अंतर है डेल्टा T1, डेल्टा T2, डेल्टा T3। सही है। अब इसी की जैसे कि विभवांतर जो धारा है वो समान होगी, तो यहाँ पे ऊष्मीय धारा सेम होगी। तो आई थर्मल 1 के अंदर आई थर्मल 2 और आई थर्मल 3 सेम होगा ऊष्मीय धारा। तो धारा में ये रिलेशन आ गया। विभवांतर के बजाय यहाँ पे तापांतर, तो तापमान में अंतर कैसा आएगा कि डेल्टा T1, डेल्टा T2 और डेल्टा T3 का अगर अनुपात लें तो धारा समान है। विभवांतर क्या हो जाएगा, V इक्वल टू IR, I सब में सेम है, R इक्वल I थर्मल के बराबर। तो R के अनुपात में ही हो गया R थर्मल 1 अनुपात R थर्मल 2 अनुपात R थर्मल 3, इस अनुपात में आ जाएगा। और तुल्य जो आ जाएगा, तुल्य प्रतिरोध, तुल्य ऊष्मीय प्रतिरोध, तो तुल्य ऊष्मीय प्रतिरोध R थर्मल इक्विवेलेंट बराबर R थर्मल 1, R थर्मल 2 प्लस R थर्मल 3, ये आ जाएगा। फिर समांतर क्रम, तो समांतर क्रम मतलब इस तरह से 2-3 छड़ें जोड़ दी, लेकिन इधर और इधर तापमान जो है वो कुछ इस तरह से लगा दिया। इनको वही R थर्मल 1, R थर्मल 2, R थर्मल 3 बोल रहे हैं। और तापमान में अंतर जो है, इधर से ऊष्मा का संचरण जो हुआ वो I थर्मल 1, I थर्मल 2 और I थर्मल 3 हो रहा है। तो इनमें क्या रिलेशन होगा, फिर से वही कि जो तापमान में अंतर है पहले में, दूसरे में, तीसरे में बराबर होगा तुल्य के बराबर। तो ये तो तापांतर। फिर धारा, ऊष्मीय धारा, तो ऊष्मीय धारा I थर्मल 1 अनुपात I थर्मल 2 अनुपात I थर्मल 3, उसी की जैसे 1/R थर्मल 1 प्लस अनुपात 1/R थर्मल 2 अनुपात 1/R थर्मल 3 हो जाएगा। और तुल्य कितना हो जाएगा, तो 1/R थर्मल इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R थर्मल 1 प्लस 1/R थर्मल 2 प्लस 1/R थर्मल 3 हो जाएगा। ये तुल्य आ जाएगा ऊष्मीय प्रतिरोध। ये का यही कॉपी किया है पूरा, ये का यही कॉपी किया है। विभवांतर के बजाय तापांतर, धारा के बजाय ऊष्मीय धारा, प्रतिरोध के बजाय ऊष्मीय प्रतिरोध। तो इसके क्वेश्चनों को बिल्कुल विद्युत धारा की तरह से सॉल्व कर लेना कि यहाँ पर जैसे अगर छड़े दे दी तो मान लेना प्रतिरोध दे रखे हैं, ऊष्मीय धारा पूछी है मतलब ऊष्मा संचरण की दर पूछी है मतलब धारा पूछी है, तापमान में अंतर पूछा है या तापमान पूछा है तो विभवांतर या विभव पूछा है। ठीक है ना। तो यहाँ पे यही चीज दोबारा लिखी हुई है, अलग नहीं लिखा है, ये का यही दोबारा लिखा हुआ है, बस सिंबल चेंज कर दिए कि विभवांतर के बजाय तापमान में अंतर आ गया, धारा के जाए ऊष्मीय धारा, प्रतिरोध की जाए ऊष्मीय प्रतिरोध। तो ये हमने इनकी तुलना कर ली। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन जो है वो आगे देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।